किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तो प्यारे बच्चों, आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। इसी प्रकार से आप लोग प्यार बना रहिएगा, रखिएगा अपने भाई बहन के बीच। ये अटूट रिश्ता हमेशा बने रहे, बंधनों से जुड़े रहे। आप सबका वेलकम है प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों भारतीय समाज एक परिचय, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग और समुदाय, इसके जितने महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है यानी लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, वे सभी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया था। जितने महत्वपूर्ण इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सब भी हमने करवा दिया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा सोशियोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 बाय गुलाब सर, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त यारों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग सबसे पहले देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्यारे बच्चों आपका पहला प्रश्न है, समुदाय को परिभाषित कीजिए। यानी समुदाय से आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो समुदाय किसको बोलेंगे। समुदाय प्यारे बच्चों समाज का ही एक अंग होता है, जो क्या करते हैं, जो एक समान प्रकार की संस्कृति, एक समान प्रकार का खान पान, रहन सहन, उसका भाषा होता है। जैसे कि ग्रामीण समुदाय खास करके जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो कृषि करते हैं, उसका अपना रहन सहन होता है, खान पान होता है, अपनी भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है, तो उसको बोलेंगे ग्रामीण समुदाय। और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उसको बोलेंगे नगरीय समुदाय। वहां पर आपको देखने को मिलेंगे हमेशा सूट बूट पैंट शर्ट में रहते हैं लोग, हमेशा कुछ न कुछ काम में दौरा भागी करते रहते हैं, तो उसका अपना खान पान रहन सहन सारा चीज है, तो हो गया नगरीय समुदाय। अर्थात समुदाय उन लोगों का समूह होता है जो किसी खास चीज, भाषा, संस्कृति, धर्म या जगह की साझा करते हैं, शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे से साझा करते हैं और मिलजुल करके रहते हैं, आपसी भाईचारा के साथ मिलजुल करके रहते हैं। इसमें आपसी समझ, सहयोग और संपर्क होता है। यानी लोग एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सहयोग करते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में काम आते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। ये इससे बनता है हमारा समुदाय। जैसे कि आपका ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय है ना, अलग अलग ये कुछ भी हो सकता है, इसका भाषा के आधार पर भी समुदाय बन सकता है ना। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता क्या है। या यही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाता है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, आपको चाहे पूछे राष्ट्रीय एकता क्या है या फिर पूछे राष्ट्रवाद क्या है, तो आपको बताना है राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र से प्रेम। राष्ट्रवाद क्या है, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हमारा भारत है ना, तो हम हैं आपके गुलाब सर, तो आपके गुलाब सर को अपना देश से अथाह प्रेम है ना, इस देश से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, हम प्यार रखते हैं, प्रेम रखते हैं, हम इस देश के प्रति भक्ति की भावना रखते हैं और हमेशा सजग रहते हैं, अपनी देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद कहलाएगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम। अर्थात राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति क्या दिखाता है, पूर्ण निष्ठा की भावना रखता है, प्रेम रखता है, प्रेम की भावना रखता है और समर्पण का भाव रखता है कि भाई मेरा जान, मेरा माल, मेरा धन दौलत, मेरा समय, सब कुछ इस देश के लिए निछावर है, अगर जरूरत पड़ेगा तो। आ रही बात समझ में। तो मैं पूरा तरह से डेडिकेट हूं, समर्पित हूं इस देश के लिए। ठीक, इसमें लोग एक साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपरा और उद्देश्य को मानते हैं और अपने देश को स्वतंत्र, अखंड और गौरवशाली बनाना चाहते हैं, है ना। क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर प्रमुख रूप से कह रहा है कि इसमें क्या करते हैं लोग, देश को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, अखंड रखना चाहते हैं और देश को गौरवशाली, कैसा, गौरवशाली बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, ब्रह्मचर्य आश्रम के 4 कर्तव्यों पर प्रकाश डालें। ब्रह्मचर्य जो आपका आश्रम है, इसके 4 कौन कौन से आपके कर्तव्य हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहे हैं। तो
तो ब्रह्मचर्य यानी प्यारे बच्चों हमने बताया था आपको कि प्राचीन भारतीय जो हमारा समाज था, प्राचीन भारतीय समाज 4 आश्रम में बटा हुआ था। कितना आश्रम? 4। एक था आपका सबसे पहला ब्रह्मचर्य, कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आपका था प्यारे बच्चों, दूसरा आपका था गृहस्थ, है ना। तीसरा आपका था वानप्रस्थ, तीसरा क्या था? वानप्रस्थ। और चौथा क्या था आपका? चौथा था आपका सन्यासी, है ना। ये 4 क्या था प्यारे बच्चों? आश्रम व्यवस्था था। तो इसमें पूछ रहा है कि जो ब्रह्मचर्य अवस्था है, आश्रम व्यवस्था, जो कि 0 से 25 वर्ष के बीच होता है, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है? तो प्यारे बच्चों ब्रह्मचर्य में क्या करना है? आपको ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो इसके 4 महत्वपूर्ण कर्तव्य में सबसे पहला क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि गुरु की सेवा करना, है ना। गुरु का क्या करना? रिस्पेक्ट करना, गुरु का सम्मान करना। ये पहला चीज हो गया। आपको क्या करना? नया नया ज्ञान लेना है ना, नए नए चीजों का अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है। तो दूसरा चीज हमारा हो गया आपका नॉलेज एक्वायर करना, जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। ये दूसरा हमारा चीज हो गया। समझ में आई बात अच्छी तरह से? यस सर। तीसरा आपका प्यारे बच्चों कि संयम, आपको अपने अंदर पैशंस रखना है, अपने को एकदम बहुत ज्यादा हिंसावादी नहीं बनाना है, अपने को संयम रखना है, पैशंस यानी धैर्य, है ना। तो कार्य करने के लिए आपको अपने अंदर धैर्य, है ना, ये वाला गुण अपने अंदर आपको लेकर के आना है। और साथ साथ में धर्म का पालन करना है। आपको जो धर्म है, आपका जो कर्तव्य है, उसका पालन करना है ब्रह्मचर्य में, कि भाई गुरु की सेवा करना, माता पिता का सेवा करना, छोटों से प्यार करना, बड़ों का आदर करना, है ना। तो ये हमारा धर्म अपना कह रहा है, अपना कर्तव्य कहता है ये। तो ये 4 महत्व हो गए, महत्वपूर्ण कर्तव्य हो गए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के 4 महत्वपूर्ण कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला आपका गुरु सेवा, गुरु के आदेशों का पालन करना, गुरु कुछ भी कहे उसके आदेशों का पालन करना है, उसकी सेवा करना है, उसके प्रति सम्मान रखना है ना। कोई कहा जाता है ना, कोई शिक्षक अगर एक शब्द, एक अक्षर भी आपको सिखा दे तो हमेशा उसका सम्मान करना है। आ रही बात समझ में? कभी भी उसका अनादर नहीं करना चाहिए। अध्ययन, वेद, शास्त्र और विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा आचार विचार, खान पान, व्यवहार आदि में अनुशासन, आपके अंदर क्या आना चाहिए? डिसिप्लिन आना चाहिए, आपके अंदर संयमता आनी चाहिए कि भाई टाइम पर जग रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर कार्य कर रहे हैं, टाइम पर खा रहे हैं, सारी चीजें आपके समय के साथ होना चाहिए। आपका डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। फिर धर्म का पालन, कि सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ईमानदारी हो गया, सदाचार, यही तो सिखाता है हमारा धर्म। क्या सिखाता है? सही रास्ते पर चलना सिखाता है, दूसरों का सम्मान करना सिखाता है, हमें सही आचरण सिखाता है, अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र बनाना, है ना। तो ये सब आपका कर्तव्य हो जाता है ब्रह्मचर्य अवस्था में। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यू 23, 24, 25 कंटिन्यू 3 साल ये पूछे गए क्वेश्चन है। जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ज्यादा स्पेशल ये क्वेश्चन है। जाति और वर्ग के बीच अंतर आपको लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो एक तरफ आपको जाति करना है, एक तरफ अंतर ये वर्ग लिखना है, और दोनों के बीच आपको क्या लिखना है? अंतर। तो जाति क्या होता है प्यारे बच्चों? जाति ये हमारा एक तरह से जन्म से जोड़ दिया गया, प्राचीन भारतीय समाज में उपस्थित था, है ना, जिसमें आपका क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी बाद में जाकर के अनेकों बन गया इससे, है ना। वर्ण व्यवस्था से जन्मा और बाद में चला गया ये जाति व्यवस्था, है ना। बाद में इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया गया जन्म से ही, कि आप भाई जिसके घर में जैसा जन्म लोगे वैसा ही है। और वर्ग क्या होता है? ऐसा नहीं। वर्ग आप मान लीजिए जो है शिक्षक, है ना, कोई व्यक्ति शिक्षक है, उसके घर में आप जन्म हुए तो आपका वर्ग क्या हो गया? शिक्षक वर्ग, है ना। लेकिन आप मेहनत करके और आगे जा सकते हैं। या कोई व्यक्ति का जन्म हो गया मजदूर वर्ग में, लेकिन वो पढ़ करके शिक्षक वर्ग में जा सकता है। भाई पढ़ लिख लेगा, नौकरी ले लेगा, शिक्षा ले लेगा, शिक्षक बन जाएगा तो शिक्षक वर्ग में चला जाएगा। अर्थात वर्ग आपका बदल सकता है, लेकिन जाति आपका नहीं बदल सकता है। आ रही बात समझ में? ये जन्मजात होता है, यानी कि जहां पर जन्म हुआ, यानी कि कार्य के बदलने से आपका जाति नहीं बदलने वाला, है ना। तो जाति एवं वर्ग में अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर है, जाति जो होता है कैसा होता है? याद रखेंगे, जाति हमारा जन्म पर आधारित होता है। कैसा? किस पर आधारित? जन्म पर आधारित होता है। जबकि हमारा वर्ग होता है ये आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्थिति के आधार पर होता है, कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आपका राजनीतिक स्थिति क्या है, ये सब चीज के आधार पर होता है आपका। ठीक, इसमें सामाजिक गतिशीलता लगभग नहीं होती। व्यक्ति जन्म से ही तय जाति में ही रहता है, यानी इसमें व्यक्ति का गतिशीलता नहीं होता। मतलब कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों ये राजपूत जाति में जन्म हो गया तो बस उसी में रहने वाला है, इसका गतिशीलता के कारण ये बदल नहीं जाएगा, एक जाति से दूसरा जाति में नहीं जा सकता। यानी ये समाज का हमारा क्या है, एक तरह से बना दिया गया, ये हमारा पूरा का पूरा रीति रिवाज बना दिया गया। तो गतिशील नहीं होते, लेकिन वर्ग में गतिशील होते हैं, कि कोई भाई मजदूर वर्ग में जन्म ले लिया और दिन रात मेहनत किया और मेहनत करके शिक्षक बन गया तो शिक्षक वर्ग में चला गया, उद्योगपति बन गया तो उद्योगपति वर्ग में चला गया,
तो ये बदल सकता है। समझ में आई बात? इसमें गतिशीलता होती है, व्यक्ति मेहनत और शिक्षा से वर्ग बदल सकता है, मेहनत करके अपना वर्ग चेंज कर सकता है, क्लास चेंज कर सकता है। आ रही बात समझ में? जाति के अनुसार परंपरागत व्यवसाय तय होते हैं कि भाई जाति के अनुसार आपका काम तय है। ब्राह्मण वेद अध्ययन कराएगा, है ना, पहले था था कि वैश्य हमारा कृषि करेगा, जो है कृषि करेगा, व्यापार करेगा, शूद्र सब किसी का सेवा करेगा, क्षत्रिय समाज का रक्षा करेगा, है ना। तो इसका काम तय कि भाई इसका ये काम, इसका ये काम, इसका ये काम बटा हुआ। लेकिन वर्ग में आपका व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, आपके पास स्वतंत्रता होती है, कोई भी काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, सामाजिकरण क्या है ना। सामाजिकरण किसको बोलते हैं? सामाजिकरण बोलेंगे, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हमारा कोई व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति है, ये अकेला रहता है और इसको हमने कहा कि चलो बाबू एक काम करो, मेरा गांव में चलो और मेरा गांव में जो समाज है ना वहां पर तुमको ले आकर के छोड़ देते हैं, है ना, अपना समाज में हम तुमको रख देते हैं। वहां पर समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। समाज का मतलब क्या? जहां पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, अपना दुख दर्द एक दूसरे को सुनाते हैं। तो हमने इसको लिया और ला करके यहाँ पर छोड़ दिया। तो जब ये व्यक्ति अपने हमारे समाज में गया, समाज में आने के बाद ये बहुत सारी चीजों को धारण करेगा, समाज की बहुत सारी बातों को समझेगा, सीखने का प्रयास करेगा, है ना। तो ये कहलाएगा सामाजिकरण, यानी कि किसी व्यक्ति का समाज से अपना संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिकरण। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियम, समाज के मूल्य, समाज की परंपराएं, समाज का भाषा और आचार विचार को सीखता है। ये जो नहीं सीखा हुआ था इसको हमने अपना समाज में लाके छोड़ दिया, अब धीरे धीरे सीख रहा है। अच्छा ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए। आप पी के मूवी देखे है ना, हाँ, आमिर खान आते हैं दूसरा घर से पूरा नग्न होकर के, उसमें देखते हैं कि अरे यार यहाँ पर तो समाज अलग है, यहाँ तो कपड़ा पहन रहा है, तो कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पहले वो औरत वाला महिला वाला कपड़ा पहनना शुरू कर देता है, फिर बाद में समझ में आता अच्छा महिलाओं का कपड़ा अलग है और पुरुषों का कपड़ा अलग है। आ रही बात समझ में? तो वो समाज की चीजों को धारण करने लगता है, भाषा को सीखने लगता है। तो वही सारी चीजें यहाँ हो रहा है और उन्हें अपने जीवन में अपनाने लगता है। समाज की चीजों को, समाज की जो भी रीति रिवाज है वो सारी चीजों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देता है। ठीक, इसके माध्यम से व्यक्ति समाज का एक सक्रिय क्या बन जाता है? एक सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य बन जाता है। इसके मदद से, यानी सामाजिकरण के मदद से जो कोई व्यक्ति है वो क्या हो जाता है? समाज का एक सक्रिय व्यक्ति बन जाता है, सदस्य बन जाता है, वो एक्टिव और जिम्मेदार सदस्य बन जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलते रहता है। यही कहलाता है हमारा सामाजिकरण। क्या कहलाता है? सामाजिकरण। वर्ग की 4 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। वर्ग जो होता है इसकी 4 प्रमुख आपको विशेषताओं को लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो लिखेंगे वर्ग की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वर्ग की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वर्ग किसको बोलेंगे? मान लीजिए प्यारे बच्चों आपके गांव में बहुत सारे शिक्षक होंगे, तो सारे शिक्षकों को मिला दिए, तो सब लोग मिल गए, सारे के सारे जितने भी शिक्षक थे हमने सबको मिला दिया, तो इससे बन गया एक शिक्षक वर्ग। क्या बन गया? शिक्षक वर्ग। आपके गांव में जितने भी मजदूर लोग हैं हमने सारे मजदूरों को मिला दिया, तो इससे वर्ग बन गया जिसको बोलेंगे मजदूर वर्ग। कौन सा वर्ग? मजदूर वर्ग। अर्थात वर्ग में क्या होता है? सब किसी की सामाजिक स्थिति सेम होता है, आर्थिक स्थिति समान होता है, यानी सब शिक्षक, यानी सब अपना लगभग 40-50 हजार कमा रहे हैं। मजदूर वर्ग में लगभग अपना 5 से 10 हजार सब कमा रहे हैं, यानी कि आर्थिक स्थिति समान, सामाजिक स्थिति समान, यानी कि यहाँ पर आपका स्थिति लगभग समान होता है। तो सामान्य हित याद रखेंगे, वर्ग के लोगों की हित, आवश्यकताएं और समस्याएं लगभग एक जैसी होती है कि भाई एक शिक्षक को जो समस्या होगा सभी शिक्षकों को वो समस्या आने वाली है, एक मजदूर को जो समस्या होगा सभी मजदूरों को वो समस्या आने वाली है। आई बात समझ में? समान आर्थिक स्थिति। वर्ग का निर्माण प्रायः लोगों की आय, संपत्ति, पेशे के आधार पर होती है। यानी वर्ग का निर्माण किसके आधार पर होता है? आय के आधार पर, इनकम के आधार पर, है ना, आपकी सामान्य आपकी स्थिति के आधार पर, आपकी संपत्ति के आधार पर, आपका पेशा के आधार पर। आप पेशा से क्या है? मैं पेशा से शिक्षक हूं तो मैं शिक्षक वर्ग में जाऊंगा। कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, मजदूर वर्ग में जाएगा। कोई व्यक्ति व्यापारी है, व्यापार वर्ग में चला जाएगा। कोई व्यक्ति उद्योगपति है, उद्योगपति वर्ग में चला जाएगा। कोई व्यक्ति जमींदार है, जमींदार वर्ग में चला जाएगा। कोई व्यक्ति खेतीबाड़ी करता है, किसान वर्ग में चला जाएगा। अर्थात उसका अपना व्यवसाय के आधार पर वो बढ़ जाता है। ठीक, सामाजिक पहचान, प्रत्येक वर्ग की अपनी एक पहचान और समाज में अपना अलग स्थान होता है। सबका अपना अपना स्थान। मजदूर वर्ग का स्थान नीचे एकदम, है ना, इससे ऊपर होगा आपका मध्यम वर्ग, है ना, शिक्षक वर्ग आएगा, उद्योगपति वर्ग सबसे बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, है ना, इसमें वकील वाला वर्ग आ जाएगा, कलेक्टर वाला वर्ग आ जाएगा। अलग अलग पोस्ट के आधार पर अलग अलग वर्ग। समझ में आई बात? हाँ, ठीक। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, वर्ग में क्या होता है? गतिशीलता होता है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
वर्ग में क्या होता है, गतिशीलता होता है। कि भाई कोई व्यक्ति शिक्षक है और ये अपने बेटे को पढ़ाया और वो कलेक्टर बन गया, तो वो कौन सा वर्ग में चला गया, अधिकारी वर्ग में चला गया। कौन सा वर्ग, अधिकारी वर्ग, है ना, अधिकारी वर्ग। आ रही बात समझ में। कोई व्यक्ति मजदूर है और वो मजदूर वर्ग में है, अपने बेटे को पढ़ाया, वो शिक्षक बन गया, तो वो चला गया शिक्षक वर्ग में। तो वर्ग बदल सकता है, यानी गतिशील होता है, परिवर्तन हो सकता है। व्यक्ति शिक्षा, मेहनत या अन्य कारणों से अपना एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। समझ में आई बात? यस सर। अगला क्वेश्चन, वर्ण की दो मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जल्दी बताइए। बढ़िया तरीके से रक्षाबंधन बनाए ना आप लोग, खाए ना बढ़िया से पुष्टांग तरीके से मिठाई। हाँ अच्छा, कौन कौन बहना है जो बढ़िया से लूटी है, बढ़िया से जेब उब लिए हैं एकदम। हाँ, मोटा रकम किसको किसको मिला है बताना एक बार। किसको किसको रक्षाबंधन में गिफ्ट के रूप में मोटा मोटा रकम मिला है, और किसको किसको बस 10 टकिया 20 टकिया 50 टकिया मिला है, बताना एक बार जल्दी से। ठीक है नहीं सर, प्यार है, पैसा तो दूर की बात है, वो सब तो आते जाते रहता है क्या। हाँ यही चीज है, प्यार भाई बहन का बना रहना चाहिए, बाकी क्या है कि नहीं। चलिए, वर्ण की दो मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वर्ण की दो मुख्य विशेषताएं आपको बताना है प्यारे बच्चों कि कौन सी दो विशेषताएं होती है। तो याद रखेंगे, जो वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जन्म आधारित होता है ना। ये वर्ण जो हमारा क्या आधार, यानी जन्म के आधार पर ही तय हो जाता है, और इसका व्यवसाय, इसका काम भी निर्धारित हो जाता है। कि भाई आप ब्राह्मण के घर पे जन्म हुए तो ब्राह्मण आपका वर्ण हो गया, क्षत्रिय के घर में जन्म हुए तो क्षत्रिय वर्ण हो गया, आप वैश्य के घर में जन्म हुए तो वैश्य आपका वर्ण हो गया। तो ये फिक्स्ड है, और इसका काम भी फिक्स्ड। कि भाई ब्राह्मण के घर आपका अगर वर्ण है तो आप क्या करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, कर्मकांड करेंगे, आप जो है शिक्षा प्रदान करेंगे। आप क्षत्रिय के घर में पैदा हुए तो आप समाज की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, युद्ध करेंगे। वैश्य व्यापार करेगा, कृषि करेगा। शूद्र लोगों की सेवा करेगा। तो काम भी फिक्स और जन्म के आधार पर तय हो जाता है। तो वर्ण की दो मुख्य रूप से विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जन्म आधारित व्यवस्था, वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर हो जाता है। व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता है उसी वर्ण का हो जाता है, वो बदल नहीं सकता, वो उसी वर्ण का मान लिया जाता है। और दूसरा, नियत व्यवसाय, यानी काम भी आपका फिक्स हो गया। जैसे जन्म हुआ जिस घर में, आपका काम भी फिक्स हो गया। प्रत्येक वर्ण के लिए विशेष कार्य व्यवसाय निर्धारित होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए है ना, जो ब्राह्मण वर्ण है, इसके लिए क्या है, ये शिक्षा, पूजा पाठ करेगा, कर्मकांड करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा, रक्षा करेगा। वैश्य क्या करेगा, कृषि और व्यापार करेगा। और शूद्र क्या करेगा, लोगों की सेवा करेगा। तो ये अपना अपना काम फिक्स हो गया। समझ में आई बात? तो ये हो गया वर्ण की विशेषताएं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारतीय समाज की दो विशेषताओं का उल्लेख करें। कि भारतीय समाज की कौन कौन सी दो विशेषताएं हैं, दो विशेषता का उल्लेख करना है। तो हमने एक तो बता दिया, भारतीय समाज में हमारा क्या है, वर्ण व्यवस्था है। बहुत सारी विशेषता आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं क्या? यस सर, बता सकते हैं कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था है, भारतीय समाज में जाति प्रथा है ना। भारतीय समाज के लोग थोड़ा ज्यादा धार्मिक होते हैं, धार्मिक थोड़ा ज्यादा होते हैं धर्म के प्रति। आप धर्म के आधार पर बांट नहीं सकते हो जल्दी उसको, धर्म के प्रति थोड़ा सा ज्यादा जुड़े होते हैं। अंग्रेज नहीं बांट सका हमें, आ रही बात समझ में? ये सब अलग अलग हमारे समाज की विशेषताएं हैं। तो देखते हैं भारतीय समाज की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है प्यारे बच्चों, धर्म उन्मुख। धर्म उन्मुख का मतलब क्या, कि भारतीय समाज के लोग थोड़ा धर्म के प्रति ज्यादा आदम थोड़ा झुका हुआ होता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ आस्तिक लोग पाए जाते हैं, नास्तिक नहीं, है ना। प्रत्येक व्यक्ति का अपना किसी न किसी धर्म से वो जुड़े हुए हैं, है ना। तो भारतीय समाज का जीवन धर्म आधारित है। यहाँ जीवन के हर चरण में आपको धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले पूजा पाठ कर लिए, नहा धो लिए, बढ़िया से कुछ शुरू कर रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बढ़िया से पहले एकदम कर्मकांड करवा लिए, पूजा पाठ करवा लिए, जलसा करवा लिए, मिलाद करवा लिए। मुस्लिम समुदाय से है तो अलग अलग अपना काम करके शुरू करना है। तो मतलब धर्म से जुड़े हुए, हर काम में आपका, हर काम में धर्म से जुड़े हुए हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, समाज शास्त्र में इसे सामाजिक नियंत्रण और मूल्यों के निर्माण का स्रोत माना जाता है धर्म को। दूसरा हमारा वर्ण व्यवस्था, भारतीय समाज का सबसे प्राचीनतम गुण है, ये विशेषता है। तो प्राचीन भारतीय समाज कार्य आधारित वर्ग, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। समाज शास्त्र इसे सामाजिक संगठन की एक प्रणाली मानता है। हालांकि समय के साथ इसमें कठोरता भी आ गया, धीरे धीरे, है ना, जन्म से जोड़ दिया गया इसको, वर्ण व्यवस्था को, है ना। और 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे बात करते हैं जाति व्यवस्था के 2 दोषों का को लिखें, है ना। जाति व्यवस्था के 2 दोष, जो जाति व्यवस्था है, ये जो कास्ट सिस्टम है, इसके 2 दोष आपको बताने हैं, 2 दोष लिखने हैं। पहला दोष क्या हो गया कि भाई आपको असमानता देखने को मिलेगा। असमानता क्या देखने को मिलेगा?
असमानता क्या देखने को मिलेगा? असमानता आपको देखने को मिलेगा कि कोई उच्च जाति का, कोई मध्यम जाति का, कोई नीचे जाति का, कोई स्वर्ण जाति का, तो बांट दिया ना आपका, है ना। तो कोई ऊंचा हो गया, है ना, कोई सबसे निम्न जाति का हो गया, कोई मध्यम हो गया, तो इससे क्या आ गया भाई? असमानता आ गया, भेदभाव आ गया, छुआछूत आ गया, विभिन्न प्रकार की कुरीतियां आ गई, बुराई आ गई इसमें। तो ये एक तो दोष हो गया। दूसरा दोष क्या है कि ये भाई जन्म आधारित है। तो जन्म आधारित मान लिया जाता है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है कि आप अपना जाति बदल नहीं सकते हैं, आप एक से दूसरे में जा नहीं सकते हैं, यानी आपकी गतिशीलता खत्म हो जाती है। यहाँ पर समझ में आई बात? तो दो महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं, एक तो सामाजिक असमानता, दूसरा आपका सामाजिक गतिशीलता की कमी। तो जाति व्यवस्था में ऊंची और नीची जातियों का भेदभाव होता है, जिससे लोग में असमानता और भेदभाव की भावना पैदा हो जाती है। दूसरा हमारा सामाजिक गतिशीलता की कमी, इसमें व्यक्ति जन्म से ही तय जाति में रहता है ना, कि भाई जन्म हुआ, अच्छा इस जाति के हो गए, तो अब तय हो गया आपका जाति, अब बदल नहीं सकते हो। आप कितनों कुछ मेहनत करो, कुछ भी करो, वर्ग बदल सकते हो, लेकिन अब ये चेंज नहीं हो सकता। ये तो गलत बात है ना, चेंज होना चाहिए भाई। मेहनत करेंगे, जी जान लगाएंगे, अच्छा करेंगे तो आपका बढ़िया होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। हर चीज में प्रमोशन होता है, जब अच्छा काम करते हैं तो अधिकारियों का प्रमोशन होता है, बढ़िया वाला पद मिल जाता है उसको। आड़ी बात समझ में? तो योग्यता के आधार पर अपनी सामाजिक स्थिति बदल नहीं सकता, जो कि गलत बात है। बदलना चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति था जो बहुत निम्न जाति में था, मेहनत किया, आईएएस बन गया, तो जाति बदल दो उसका, स्वर्ण कर दो उसको। क्यों? क्योंकि मेहनत करके तो आदमी इससे क्या होगा? मोटिवेट होगा, है ना, और मेहनत करेगा कि भाई हमको भी अच्छा करना है, हमको भी स्वर्ण जाति के अंतर्गत आना है। लेकिन नहीं, ये सब चीज यहां पर आपका, तो ये एक दोष है, हमारा जाति व्यवस्था का क्या है? दोष है, ठीक है, यानी कि निर्गुण है, जो कि मतलब एक तरह से बुराई है। ठीक, आगे बात करते हैं। समाजशास्त्र शब्द की जो है उत्पत्ति किन दो भाषाओं से हुई है? समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है समाजशास्त्र, इसका दो शब्द से हुआ है, याद रखेगा, है ना। एक आपका सोशियस, है ना, एक आपका सोशियस और एक आपका लोगोस, है ना, एक आपका लोगोस, दो शब्द से हुआ है। तो सोशियस का मतलब क्या होता है? सोशियस का मतलब होता है प्यारे बच्चों साथी, यानी मित्र, है ना, मित्र यानी आपका दोस्त, यानी आपका समाज, क्योंकि समाज में ही तो आपके दोस्त होते हैं, आप रहते हैं समाज में, तो एक दूसरे के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं, एक दूसरे की दुख सुख में काम आते हैं। अर्थात सोशियस मतलब समाज, और लोगोस का मतलब अध्ययन, समाज का अध्ययन, लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी कि क्या करना? वर्णन करना। तो ये सोशियस जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये हमारा किस भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। कौन सा भाषा से? सोशियस हमारा लैटिन भाषा से आया है, और जो लोगोस है प्यारे बच्चों, ये हमारा ग्रीक भाषा से आया है। कौन सा भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से। तो हमको बोल रहा है कि जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति है किन दो भाषाओं से हुई है? तो दो भाषा, एक आपका लैटिन भाषा और दूसरा आपका ग्रीक भाषा। कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा से हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यानी समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोशियस, जिसका अर्थ होता है साथी, और ग्रीक भाषा के लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन, इन दोनों से मिलकर बना है। ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ये हो गए सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग बात करते हैं जितने महत्वपूर्ण इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, वे सभी क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे इतना विश्वास है कि जितने भी हमने 10 लघु उत्तरीय प्रश्न कराया, बहुत ज्यादा खास था। सारे के सारे क्वेश्चन स्पेशल थे और सारा क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से आप सबको समझा दिया। और मैं गारंटी देता हूं, आपकी गुलाब सर का गारंटी है, आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला आपका प्रश्न आ रहा है प्यारे बच्चों, विविधता में एकता। जो विविधता में एकता है, यह भारतीय समाज की एक विशेषता है, इसका व्याख्या करें, इसका वर्णन करें। विविधता में एकता भारतीय समाज की क्या है? विशेषता है, इसका विस्तार से वर्णन करना है 100 से 150 शब्दों में। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा भारत है, आप देखेंगे प्यारे बच्चों, भारत विविधता वाला देश है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। और अगर अच्छा तरीके से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, प्ले स्टोर में जाइएगा, UMID उम्मीद क्लासेस, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर प्यारे बच्चों आप सबके लिए उम्मीद बैच है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 499 फी है एग्जाम तक के लिए। इतना रुपया में आपका पूरा तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन बैंक 2013 से 2025 तक का, बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक 2009 से 2025 तक का मिल जाएगा। आपको बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत होगा, कॉल कर सकते हैं 7543 044 368, इस नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि भारत कैसा देश है? विविधताओं से भरा वाला देश है।
कि भारत आप देखेंगे, भारत में प्यारे बच्चों, तो भारत में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा सा भारत है, तो आपको अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग देखने को मिलेंगे, है ना, अलग अलग भाषा। यहाँ पर देखेंगे तो कश्मीरी भाषा चलती है, यहाँ पर बगल में देखेंगे पंजाबी भाषा चलती है, दिल्ली में देखेंगे हिंदी भाषा चलती है, इधर आपका उत्तर प्रदेश में मगही और अलग अलग भाषा चलती है, बिहार में आपका भोजपुरी और हिंदी चलता है, बंगाल में बंगाली भाषा चलती है, इधर केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, उसके बाद कर्नाटक में आपका कन्नड़ भाषा, महाराष्ट्र में आपका मराठी भाषा, है ना, गुजरात में गुजराती, अलग अलग भाषाएं आपका चल रहा है। इतने सारा भाषा बोलने वाले लोग, इतने सारे धर्म के लोग, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, है ना, तो इतने सारे धर्म के लोग हैं यहाँ पर, इतने सारे भाषा बोलने वाले लोग, सबका खान पान अलग। बंगाल मछली चावल, बिहार लिट्टी चोखा, हरियाणा दिल्ली पंजाब चले जाइए रोटी आपको मिलेगा बटर के साथ, राजस्थान चले जाइए ज्वार बाजरा का रोटी, कर्नाटक केरल चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए इडली डोसा सांबर मिलेगा आपको। तो खान पान अलग, रहन सहन अलग, पहनावा अलग, भाषा अलग, बोली अलग, धर्म अलग, और इन सब के बावजूद हम क्या हैं, हम एक हैं। एक बार लड़ाई हो जाए पाकिस्तान से तो सब हाँ मारो उस पर, सब एक हैं, हाँ है कि नहीं, तो हम उठ खड़े होते हैं। तो विविधता तो है, लेकिन विविधता के साथ क्या है, एकता है। इतने सारे धर्मों के बावजूद हम क्या हैं, एक भारत के नागरिक हैं। इतने सारे भाषाओं के बावजूद हम क्या हैं, एक भारत के लोग हैं, एक भारत के नागरिक हैं। यही है हमारा भारत की विविधता में एकता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है ना। भारत कैसा देश है, विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, जाति, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान आपको देखने को मिलेगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आप कहीं भी जाइए आपको अलग अलग संस्कृति देखने को मिलेगा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग परंपरा देखने को मिलेगा। लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं, ईद, बकरीद, आपको रक्षाबंधन, होली, दिवाली, है ना, दशहरा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, ढेर सारे आपको अलग अलग, ओणम, तमिलनाडु में जाएंगे तो आपका अलग अलग त्योहार और अलग अलग पर्व, फिर भी हम एक हैं, है ना। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जीवन की शैली है अपना अपना। कोई धोती कुर्ता पहन रहा है, कोई पैंट पैजामा पहन रहा है, बिहार के लोग लुंगी गंजी पहन के घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो अलग अलग पहनावा, फिर भी सभी भारतीय अपने को एक ही देश के नागरिक मानते हैं, एक ही देश के सिटीजन मानते हैं कि भाई हम एक ही देश के क्या है, नागरिक हैं और एक साथ रहते हैं। यही क्या है, हमारा विविधता में एकता है। ये एकता हमारे समाज, हमारे इतिहास, हमारे स्वतंत्रता, हमारे संग्राम, हमारी देशभक्ति, हमारी सांस्कृतिक विरासत से मजबूत हुई है। ये जो एकता है, ये क्या हुआ, ये मजबूत हुआ है हमारा। संकट के समय हम सब एक होकर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। सुख दुख में हम लोग एक दूसरे की काम आते हैं, राष्ट्र को प्रथम स्थान पर रखते हैं। आपसी सम्मान, सहनशीलता, भाईचारे की भावना एकता की नींव है ना। कि भाई किसी को खून की जरूरत है, दे दिया, किसी को पैसे की जरूरत है, मदद कर दिया। आ रही बात समझ में। यही कारण है कि इतनी विविधताओं के बावजूद भारत एक मजबूत और संगठित राष्ट्र है, ऑर्गेनाइज ये हमारा नेशन है। विविधता में एकता भारतीय समाज की सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता है, जो कि दुनिया में एक अलग पहचान देती है हमें। ये क्या देती है हमें, दुनिया में अलग पहचान देती है। समझ में आई बात। ये आपको 5 नंबर या क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय समाज की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय समाज की 4 प्रमुख विशेषताओं को आपको वर्णन करने बोल रहा है। नहीं पाएंगे, यस सर बढ़िया से हमने पढ़ा दिया है चैप्टर, नहीं पढ़े तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या सर्च कर लीजिए कि क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 1 बाय गुलाब सर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो भारतीय समाज की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जैसे समाज में हमारा समाज कैसा है, धर्म उन्मुख है, यानी धर्म के प्रति ज्यादा आदम जुड़ा हुआ है। वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में है। हमारे समाज में क्या है प्यारे बच्चों, जाति प्रथा है, जाति व्यवस्था है। हमारे समाज में क्या है, एक तरह से अनुकूलता है। हमारा समाज आश्रम व्यवस्था पर आधारित है, ब्रह्मचर्य, गिरहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, है ना। तो अलग अलग आपके ये विशेषताएं हैं। तो भारतीय समाज की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, एक एक करके सब किसी का उल्लेख करना है। पहला, धर्म उन्मुख, यानी भारत के लोग जो थोड़ा धार्मिक ज्यादा होते हैं, हर चीज में धर्म को जोड़ करके रखते हैं। तो भारतीय समाज का जीवन धर्म आधारित है। यहाँ जीवन के हर चरण में धर्म का गहरा प्रभाव देखा जाता है। समाज शास्त्र में इसे सामाजिक नियंत्रण और मूल्यों के निर्माण के नाम से जाना जाता है। वर्ण व्यवस्था, प्राचीन भारतीय समाज कार्य आधारित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्णों में विभाजित था। फिर धीरे धीरे बाद में ये किसके आधार पर जुड़ गया, ये कार्य के आधार पर जुड़ गया, ये जन्म से जोड़ दिया गया और ये कठोर हो गया थोड़ा सा, है ना।
4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तीसरा हमारा विशेषता आश्रम व्यवस्था। भारतीय समाज में आपको 4 आश्रम व्यवस्था देखने को मिलेगा, याद रखिएगा चारों को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका सन्यासी, ये 4 हमारा आश्रम व्यवस्था। तो भारतीय समाज के को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रमों में विभाजित किया गया है। समाज शास्त्र में से जीवन के चरमपद सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता है कि भाई कब आपका कौन सा कर्तव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ब्रह्मचर्य का अवस्था प्रथम 25 वर्ष, 0 से लेकर के 25 वर्ष, यानी आपके जन्म से लेकर के 25 वर्ष, ये कौन सा अवस्था, ब्रह्मचर्य। इस अवस्था में क्या करना है, आपको जानकारी प्राप्त करना है, गुरु का सम्मान करना है, डिसिप्लिन के साथ जीवन जीना सीखना है, किसी को देखना नहीं है, ताड़ना नहीं है, किसी को नजर नहीं लगाना है, प्यार मोहब्बत वाली चीजें नहीं होनी चाहिए इसमें। समझ में आई बात? प्यार मोहब्बत वाली बात कहाँ आएगी, गृहस्थ जीवन में। कहां पर आएगा, गृहस्थ आश्रम की अवस्था 25 से 50। गृहस्थ यानी घर में रहना है, क्या करना है, घर में रहना है। घर में रहना है तो क्या करना है, यहाँ पर परिवार का लालन पालन, बच्चों का लालन पालन, है ना, जो आपका पत्नी है, पति देव हैं, इन सबसे अपना रिश्ता नाता रखना है, माता पिता की सेवा करना है, समाज का सेवा करना है। कौन सा, इसमें गृहस्थ जीवन में बच्चों को पढ़ाना है, सबको कपड़ा दिलवाना है, खाना पीना भोजन दिलवाना है, ठीक है। तीसरा वानप्रस्थ अवस्था, जो कि 50 से 75 साल के बीच होता है वानप्रस्थ, यानी इसमें क्या करना है, अब हो गया सब कुछ, बस हो गया, परिवार का समस्त दायित्व निभा लिए, आप चले जाइए जंगल, है ना, जंगल में आप खोजिए, ज्ञान की खोज में निकल जाइए। और फिर लास्ट हमारा संन्यास आश्रम की सब कुछ छोड़ दीजिए, है ना, खान पान सब कुछ छोड़ करके, कपड़ा वपड़ा त्याग करके संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष के बीच, ठीक है, तब जाकर के आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जाति व्यवस्था, ये हमारा चौथा विशेषता है भारतीय समाज की। 4 विशेषता को बोला था आपको, कास्ट सिस्टम। तो भारतीय समाज में जन्म आधारित जाति व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था, जन्म आधारित, जो कि सामाजिक पहचान, विवाह, भोजन आदि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप इस जाति, अच्छा खाना मना है, ये मना है, एक जाति दूसरी जाति से विवाह नहीं, है ना, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर रोक टोक है। अरे बस समझ में, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ये सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है, जिसकी आज आलोचना भी होती है। बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि बहुत सारी बुराइयां भी हैं, एक तरह से दोष भी हैं इसके भाई, कि क्यों किसी को जन्म से जोड़ दिया जाए। कोई व्यक्ति क्यों नहीं मजदूर वर्ग से आगे निकल सकता है, कोई निम्न जाति से उच्च जाति के में जा सकता है, बिल्कुल जाना चाहिए, मेहनत करे, दिन रात एक करे तो, है ना। तो जिसको ये थोड़ा कठोरता आ गया इसमें, जो कि ये क्या बन गया हमारे लिए, एक तरह से कुरीति बन गया। आ रही बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा जो पहला चैप्टर था, भारतीय समाज एक परिचय, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग और समुदाय, इसका होता है द एंड। क्या हो जाता है, द एंड। यानी कि इस चैप्टर का हमने बेहतरीन तरीके से थ्योरी को 2 पार्ट में पढ़ लिया, तीसरा क्लास में ऑब्जेक्टिव कर लिया, चौथा क्लास में जितने महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोग क्या करेंगे, अगर ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर में जाइएगा, UMID उम्मीद क्लासेस डाउनलोड, उम्मीद क्लासेस, है ना, उम्मीद क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपका उम्मीद बैच चल रहा है, उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी वहां पर, ठीक है। और वहां पर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, है ना, चैप्टर वाइज नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको मॉक टेस्ट, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन बैंक 2009 से 2025 तक का क्वेश्चन बैंक, आपको ये सारी चीज आपको, है ना, एग्जाम के आसपास जाएंगे तो आप लोग को गेस क्वेश्चन मिल जाएगा, जो एग्जाम में आपको सेम टू सेम फंसेगा, आपका 100% क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोग पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जाते जाते जरूर बता दीजिएगा ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ में क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी के बहुत कम बच्चे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा कि भाई कोई पढ़ा रहे हैं सोशियोलॉजी बढ़िया से, ठीक है। और आप लोग पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारा सा एक दिल वाला कमेंट भी कर दीजिएगा कि भाई ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।